नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बायजू के बारे में। साल 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ने आए थे और इनको पढ़ाने वाले के टीचर थे बायजू रविंद्रन, एक ऐसे टीचर जिन्होंने टीचिंग के आर्ट को मास्टर कर लिया था। फ्यूचर में रविंद्रन इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजू बनाने वाले थे। सैडली खुद उस कंपनी का अपनी आंखों के सामने डाउनफॉल भी देखने वाले थे। इस वीडियो में हम जानेंगे बायजू के राइज एंड डाउनफॉल की कहानी। बायजू का बर्थ 1980 में केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थे। रविंद्रन को बचपन से ही दो चीज़ों में गहरा लगाव था, स्पोर्ट्स और मैथमेटिक्स। ईयर 2000 में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2001 में एक शिपिंग फर्म में नौकरी करने लगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने रविंद्रन की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे दिया। उनके कुछ फ्रेंड्स IIM में एडमिशन लेने के लिए कैट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रविंद्रन की हेल्प मांगी। रविंद्रन ने अपने दोस्तों को भी पढ़ाया और ख़ुद भी कैट एग्ज़ाम दे दिया। 12 में से 4 दोस्तों ने कैट को क्लियर कर ही लिया। साथ में रविंद्रन ने भी कैट में स्कोर किए पूरे 100 परसेंटाइल। उन्होंने कोई भी IIM ज्वाइन नहीं किया और अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। 2005 में उन्होंने फिर से कैट एग्ज़ाम दिया और फिर से 100 परसेंटाइल स्कोर किए, जिसके बाद बायजू रविंद्रन चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से पॉपुलर हो गए। उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। कुछ ही समय में रविंद्रन को रियलाइज़ हो गया कि उन्हें टीचिंग बहुत पसंद है। 2006 में उन्होंने छोटी सी क्लास से स्टार्ट किया जिसका नाम था बायजू क्लासेज फॉर कैट। लेकिन बहुत ही जल्द ये क्लासेज एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई जहां वो एक साथ 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। बायजू की क्लास में पहली क्लास फ्री होती थी और आगे की क्लास में पैसे लगते थे। रविंद्रन का टीचिंग स्टाइल काफ़ी प्रैक्टिकल था। वो कंसेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करते थे, इसीलिए उनकी फ्री क्लासेज लेने वाले 10 बच्चों में से 9 बच्चे पेड क्लासेज में एनरोल कर लेते थे। इस सक्सेस को देखते हुए रविंद्रन ने इस मॉडल को 4 शहरों बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में लागू कर दिया। इन क्लासेस के दौरान उनकी मुलाकात कई टैलेंटेड स्टूडेंट और अपनी फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ से हुई। इनमें से कुछ स्टूडेंट और दिव्या बायजू की पेरेंट कंपनी फाउंडिंग टीम ऑफ थिंक एंड लर्न लिमिटेड के मालिक बने और कुछ स्टूडेंट्स अर्ली एम्प्लॉयज़ बने। 2009 में बायजू रविंद्रन ने बायजू क्लासेज को 9 शहरों में एक्सपेंड कर दिया। वो दिन रात काम करते थे और हर हफ्ते हर शहर में क्लासेज लेते थे। हर क्लासेज में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते थे कि वहाँ डाउट्स पूछना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए रविंद्रन ने अपने कंटेंट को इस तरह डिज़ाइन किया था कि स्टूडेंट के हर पॉसिबल डाउट का आंसर उसे पहले ही मिल जाए। उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए बायजू क्लासेस की डिमांड कई और शहरों में आने लगी, लेकिन रविंद्रन के लिए इन सभी शहरों में फिजिकली प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं था और वो 24/7 काम करके थक भी चुके थे और इसीलिए रविंद्रन ने बायजूस को डिजिटाइज करने का फैसला लिया। 2009 में उन्होंने VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल नाम की सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी यूज की और अपने लेक्चर को 45 सिटीज़ में ब्रॉडकास्ट किया। इस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने बहुत बड़ी एडटेक कंपनी की नींव रख चुके थे। 2011 में और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया, पैशनेट टीचर की एक टीम तैयार की और सबसे इम्पोर्टेंट बायजूस ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ली। उस समय इंडिया में करीब 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे और रविंद्रन को यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें उन सब तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना होगा। 2013 में उन्होंने मणिपाल ग्रुप से एक 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की कैपिटल उठाई और साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना चालू कर दिया। बायजू ने देखा कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच और स्पीड डिफरेंट होती है,
कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो से बेटर समझ में आता है और कुछ को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसीलिए बायजू ने ये सारी एप्लीकेशन अपने ऐप में डाल दी। उन्होंने एनिमेशन का यूज करके अपने स्टूडेंट्स को के कंटेंट्स को फन और इंगेजिंग बना दी। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझाने को उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज किया। एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए उन्होंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ बायजूज लर्निंग ऐप। ऐप के अलावा बायजूज टैबलेट्स और एसडी कार्ड्स में प्री लोडेड कोर्सेज सेल करता था। दोनों ही प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इसे देखते हुए जून 2015 में सिकोया ने बायजूज में $25 मिलियन लगा दिए और 2016 में मार्क जुकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन ने बायजूज में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। करोड़ों की फंडिंग के बाद बायजूज का अब केवल एक एम ही था, सेल्स। बायजूज ने कई 100 फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और एक एग्रेसिव सेल्स टीम बनाई। इनकी सेल्स प्रोसेस काफ़ी क्लेवर थी। इनकी शुरुआत होती थी बायजूज की टीवी एड्स। कुछ स्टूडेंट्स बायजूज का ऐप देखते थे और बायजूज की ऐप डाउनलोड कर लेते थे। उसके कुछ दिनों बाद बायजूज का एक सेल्समैन उन्हें कॉल करता था और उनके साथ एक इन पर्सन काउंसलिंग सेशन बुक कर लेता था। काउंसलिंग सेशन के दौरान सेल्समैन बच्चे से उसके इंटरेस्ट और एम्बिशन के बारे में पूछ के एक पर्सनल बॉन्ड, एक रैपो बिल्ड कर लेता था। उसके बाद बच्चे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसके आंसर्स वो ना दे पाए। एक कॉमन क्वेश्चन था जैसे एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते थे और यही तो बायजूज का सेल्समैन चाहता था। फिर सेल्समैन अपने टैबलेट पर रविंद्रन की एक हाई क्वालिटी वीडियो दिखाता था जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद पेरेंट्स से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपका बच्चा इतने बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा तो वो बोर्ड्स और उसके बाद के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करेगा। इस क्वेश्चन के बाद पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में गिल्ट और नर्वस महसूस करते। पेरेंट्स की इसी फीलिंग को एक्सप्लॉइट करते हुए सेल्समैन इसी गिल्ट को बेस रखते हुए बायजूज लर्निंग ऐप सॉल्यूशन के रूप में देता था। डील को लुक्रेटिव बनाने के लिए 50% की स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती थी और 100% रिफ़ंड का ऑप्शन भी दिया जाता था। लेकिन पेरेंट्स अब भी ना खरीदे तो सेल्स में अपना ब्रह्मास्त्र निकालता था। बच्चे से कुछ और सवाल पूछे जाते थे जिसके आंसर वो ना दे पाए। फिर इन सवालों से जुड़े टॉपिक की वीडियो दिखाई जाती थी और उन्हीं सवालों को दोबारा पूछा जाता था और इस बार वो बच्चा इन सवालों के सही जवाब देता था। बच्चे की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर पेरेंट्स काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते थे और अब तक वो बच्चा भी बायजूज का टैबलेट लेना चाहता था। फाइनली पेरेंट्स फ़ी पे कर देते थे और बायजू की एक सेल क्लोज हो जाती थी। ये एक ऐसी सेल्स ट्रिक थी जो कभी फेल नहीं होती थी। इसी सेल्स मॉडल के बेस पे बायजू बुलेट की रफ्तार से ग्रो करता चला गया। 2018 में $1 बिलियन की वैल्यूएशन बायजू इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस की ग्रोथ को और भी बड़ा स्पीड बूस्ट दे दिया। कोविड-19 पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंसमेंट कर दिया गया और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पे निर्भर होना पड़ा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बायजूस ने कुछ हफ्तों के लिए अपनी क्लासेस फ्री कर दी जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को एक्वायर कर सके। इस स्ट्रेटजी के चलते बायजूस का ऐप यूजेज 60% से इंक्रीज हो गया। देखते ही देखते कुछ दिनों का लॉकडाउन अब महीनों में बदल चुका था और इसीलिए ई लर्निंग का ऑप्शन भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। एडटेक इंडस्ट्री की इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखते हुए वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर में फोमो क्रिएट हो गया। वो एडटेक इंडस्ट्री में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एडटेक कंपनी की मुंह मांगी कीमत में हज़ारों करोड़ रुपए लगाना चालू कर दिया। इन हज़ारों करोड़ की फंडिंग के बाद बायजू ने एक के बाद एक
छोटे एडटेक स्टार्टअप्स को बहुत महंगे दामों में एक्वायर करना शुरू कर दिया। जैसे कोडिंग एजुकेशन में एंट्री लेने के लिए उन्होंने $300 मिलियन में व्हाइट हैट जूनियर को खरीद लिया। सिमिलरली उन्होंने थिंकर, टॉपर, स्केलर, एपिक, ग्रेट लर्निंग, ग्रेटअप जैसे स्टार्टअप को भी खरीद लिया। इनमें से 3 स्टार्टअप यूएसए के थे और रविंद्रन इन 3 स्टार्टअप के थ्रू यूएस मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते थे। इन स्टार्टअप्स को तेज़ी से ग्रो करने के लिए बायजू ने $1.2 बिलियन का एक लोन तक ले लिया था, जो एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ तब बनी जब बायजू ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया। बेसिकली एक 5 साल पुरानी एडटेक कंपनी बायजू एक 33 साल पुरानी कोचिंग जायंट्स को एक्वायर कर लिया था। प्लस कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि बायजूज ने आकाश के लिए उसकी वैल्यू से 20-30% एक्स्ट्रा पैसे दिए। मार्च 2022 तक 58,000 एम्प्लॉयज़ और $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूज अपनी पीक पर पहुंच चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोविड-19 पैंडेमिक का इफ़ेक्ट अब ख़त्म हो रहा था और इसी के चलते बायजूज की ग्रोथ स्टोरी में एक डेडली ब्रेक लगने वाला था। एक ऐसा ब्रेक जो पूरे इंडिया को शॉक करने वाला था। बायजूज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी सेल्स उनकी वैल्यूएशन के मुताबिक काफ़ी कम रफ्तार से बढ़ रही थी और इसीलिए बायजूज अपनी सेल्स टीम पे बेइंतहा प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर रहा था। रिपोर्टेडली बेंगलुरु ऑफिस के एम्प्लॉयज़ 14 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट्स पे काम करना पड़ता था। सेल्स टीम को टारगेट मीट करने तक लंच ब्रेक तक लेना नहीं होता था। अगर कस्टमर फ़ोन उठाना बंद कर दे तो उसका पूरा ब्लेम सेल्स रेप पे आता था। हर सेल्समैन को 1.5 लाख की सेल्स बनानी होती थी और 2022 में तो बायजूज ने ये रूल लाया, जो भी सेल्समैन अपना मिनिमम 50% टारगेट मीट नहीं करता उसे इमीडिएटली फायर कर दिया जाएगा। इस रूल चेंज के बाद सेल्स पीपल अपना टारगेट साम दाम दंड भेद जो हो सके वो करने लगे। ऐसे कई इंसिडेंट आए जिसमें पेरेंट्स को प्रेशराइज करते थे, झूठी इन्फॉर्मेशन देकर उनको डरा धमका कर सेल्स क्लोज की गई। कई बार तो सेल्स क्लोज करने के लिए खुद सेल्स पर्सन अपनी जेब से 15,000 रुपये एज डाउन पेमेंट की। ऑल्सो ऐसी रिपोर्ट आने लगी कि कस्टमर को अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में और रिफ़ंड लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे बायजूज की मिस सेलिंग और कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन की कहानियाँ बाहर आने लगी, वैसे ही पेरेंट्स का बायजूज पे ट्रस्ट ऑल टाइम लो पर चला गया। लेकिन बायजूज के लिए ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। रविंद्रन और बाकी टॉप मैनेजमेंट शायद इस बात को इग्नोर कर रहे थे। चाहे वो कितनी भी सेल्स कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स से प्रॉफिट नहीं बना रही थी और हर एक यूनिट इकोनॉमिक्स से लॉस बना रही थी। बायजूज मैसिव लॉसेस कर रहा था। बायजूज की सेल्स लगातार कम हो रही थी। उन्होंने अपना सेल्स मॉडल भी बदल दिया था। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को फील्ड विजिट नहीं करना था, उन्हें जूम कॉल और फ़ोन पर ही अपना सेल करना था। लेकिन इससे बायजू के एक्सपेंसेस तो कम हो गए और मगर साथ ही साथ उनके सेल्स भी गिर गई। लेकिन बायजूस के सामने अभी इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। लेट 2022 में बायजूस की एक अनाउंसमेंट ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो $200 मिलियन इन्वेस्ट कर वो अलग अलग सिटीज़ में 500 ट्यूशन सेंटर्स खोलेंगे। लेकिन जिस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने की पूरी मुहिम चालू की थी, फिर उसी कंपनी को ऑफलाइन क्यों जाना पड़ रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि बायजूस को अब उनके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे। बायजूस को लगा था एक बार पेंडेमिक के चलते स्कूल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग की आदत लग जाएगी तो वो हमेशा के लिए ऑनलाइन लर्निंग ही पसंद करेंगे। लेकिन ये अजम्पशन बिल्कुल गलत निकला। 2 साल लंबे पेंडेमिक के बाद स्कूल स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ के थक चुके थे। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हो चुका था उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हुए ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनके बच्चे चैटिंग, सोशल मीडिया और यूट्यूब भी चलाते थे। वही ऑफलाइन क्लासेज में ये डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेज में टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन के बाद जो अकाउंटेबिलिटी थी वो भी ऑनलाइन में मिसिंग थी।
और इसीलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट ने वापस ऑफलाइन ट्यूशन को ही चूज किया। बेसिकली बायजूस ने जिस एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने के मॉडल पे काम किया था, वो मॉडल ही फ्रॉड था। उसमें पैसे बनने ही नहीं वाले थे। बायजूस की हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सितंबर 2022 में बायजूस ने फाइनेंस अर्निंग रिपोर्ट्स रिलीज करी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक बायजूस ने 2428 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू किया, लेकिन उनके लॉसेज इनसे ऑलमोस्ट डबल थे, 4564 करोड़। बेसिकली बायजूस ने उस साल हर दिन 12.5 करोड़ रुपए का लॉसेज किया था। उस रिपोर्ट के अनुसार उनका 80% रेवेन्यू उनकी टैबलेट्स के सेल से आ रहा था और 20% रेवेन्यू केवल कोर्स फीस और कोर्स स्ट्रीमिंग से आ रहा था। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो बायजू एक एडटेक कंपनी थी ही नहीं, वो एक टैबलेट बेचने वाली कंपनी थी। इस अर्निंग रिपोर्ट से बायजूस का करवा सच सबके सामने आ चुका था। सबसे पहली प्रॉब्लम थी फंडिंग की। जिस बायजूस कंपनी में वीसीज कुछ साल पहले हज़ारों करोड़ रुपए लगा रहे थे, अब उसी कंपनीज को कोई छूने को भी तैयार नहीं था और इस कारण बायजूस के पास पैसे ख़त्म होने लगे थे। एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिले होने लगी और वेंडर्स की पेमेंट अटक गई और लोन भी डिफ़ॉल्ट होने लगे और एक बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम्स आ गई। जिन यूएस बेस्ड कंपनी ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया था, उन्होंने बायजूस पे लोन डिफ़ॉल्ट और लोन टर्म्स को वायलेट करने केसेस फाइल कर दिए। इनकी मांग थी बायजूस के सभी एसेट्स और सब्सिडियरीज कंट्रोल गेन करना। फिर अप्रैल 2023 में एक और झटका आया जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बायजूस पे एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। उनकी इन्वेस्टिगेशन बायजूस की फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को लेकर थी और इसी दौरान बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन के बायजूस ने हज़ारों एम्प्लॉयज़ को फायर करना चालू कर दिया था। ईपीएफओ डेटा के मुताबिक मार्च 2022 कंपनी में अराउंड 58,000 एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन जून 2023 तक यही नंबर आधे से भी कम करीब 25,000 तक पहुंच गए। सर्वाइव करने के लिए बायजूस ने अपने यूएस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 मिलियन में सेल कर दिया। बायजूस ने एपिक को $1 बिलियन में ख़रीदा था, मतलब कि इस सेल पर उन्हें $500 मिलियन का लॉस हो रहा था। फिर सितंबर 2023 में बीसीसीआई ने बायजू के अगेंस्ट पेमेंट ना करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू कर दी थी और अक्टूबर 2023 में ईडी ने बायजूस पे 9,000 करोड़ रुपए की फेमा वायलेशन के आरोप लगाते हुए शो काज नोटिस इशू कर दिए थे। इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बायजूस की वैल्यूएशन भी क्रैश करते जा रही थी। जनवरी 2024 में बायजूस की वैल्यूएशन $225 मिलियन पे आके गिर गई, मतलब $22 बिलियन की पीक वैल्यूएशन से उनकी वैल्यूएशन करीब 99% गिर चुकी थी। रुपी टर्म में देखें तो बायजूस के करीब 1,80,000 करोड़ की वेल्थ गायब हो चुकी थी। आज के दिन बायजूस ने अपने बेंगलुरु ऑफिस को छोड़ के बाकी सभी ऑफिसेज को खाली कर दिया है। उनके लिए ई लर्निंग के पेड कस्टमर्स को एक्वायर करना मुश्किल हो गया है। उनके ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर के बिजनेस में कभी पिकअप ही नहीं किया और फाइनली आकाश को छोड़कर बायजूस ने जिन स्टार्टअप्स को खरीदा वो सभी लॉस में है। इन सब के चलते बायजूस ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है और बायजूस के फ्यूचर में केवल एक चीज़ दिख रही है, डार्कनेस। बायजूस के डाउनफॉल से एक बात क्लियर है, जो बायजूस कंपनी इंडिया के एजुकेशन को रिवॉल्यूशन करने आई थी, उनके खुद के कोर्स में एजुकेशन थी ही नहीं। उनकी कोर में था ग्रोथ और वैल्यूएशन का एडिक्शन, और यही एडिक्शन आज उनकी बर्बादी का कारण बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको बोलूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।